अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2। इसमें हमने एक ही टॉपिक पढ़ना है, होमोस्टैसिस। होमो का मतलब होता है सेम और स्टैसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग, यानी कि एक ही जगह ठहरे रहने वाली सिचुएशन, यानी कि अनचेंज्ड सिचुएशन। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स एंड फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दूसरी डिफाइन किया है, कंपोजिशन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट इज टाइटली कंट्रोल्ड एंड दिस फेयरली कांस्टेंट स्टेट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रही हो, इंटरनल इन्वायरमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी अनचेंज रहेगा। लेकिन प्रैक्टिस में हम इसे अनचेंज नहीं कहते, बल्कि एवर चेंजिंग और डायनामिक सिचुएशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती हैं और हम उसे, हमारा बॉडी सिस्टम होम्योस्टैसिस करके उसे नॉर्मल वैल्यू पर ले आता है। होम्योस्टैसिस किसको कंट्रोल करता है? इंटरनल इन्वायरमेंट में। इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का इन्वायरमेंट, यानी जिसमें सेल रहता है वो वाला इन्वायरमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या आता है? ब्लड प्लाज्मा आ जाता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाता है। ब्लड प्लाज्मा 7.5% होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड 22.5% होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम है जो होम्योस्टैसिस करवाते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस हो रही होती हैं? पीएच चेंज हो जाता है और ग्लूकोज चेंज हो रहा होता है हमारी बॉडी में, और दूसरी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही होती हैं। अगर ब्लड में पीएच चेंज होगा तो कौन सा सिस्टम उसे रेगुलेट करेगा? कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और किडनीज पीएच, हमारे बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करेंगे। अगर ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज में चेंजेस आ रही हैं, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सब्सटेंस है उसमें चेंज आ रहे हैं, तो कौन सा सिस्टम रेगुलेट करेगा? पेंक्रियाज इंसुलिन और ग्लाइकोजन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं होम्योस्टैसिस के कंट्रोल सिस्टम के बारे में। इसमें सेंसर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, रेड फैक्टर होता है। होम्योस्टैसिस की दो टाइप है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर चेंज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, यानी नॉर्मल से अवे जा रहा है, तो कंट्रोल सिस्टम हमारा नॉर्मल की तरफ लेकर आ रहा होगा। इसमें दो एग्जाम्पल दी हुई है, नॉन फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल और फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल। नॉन फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल में क्या होता है कि थर्मोस्टेट सेंस करता है और मैसेज देता है बॉयलर कंट्रोल यूनिट को, यानी कंट्रोल सेंटर को, और फिर कंट्रोल सेंटर इफेक्टर्स को मैसेज करते हैं और इफेक्टर अपना काम करते हैं। अगर टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है तो थर्मोस्टेट सेंस करेगा, फिर बॉयलर कंट्रोल यूनिट उस बॉयलर को ऑफ कर देगा। इस तरह से टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल में कौन सी दी हुई है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, यानी हाइपोथर्मिया हो जाता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर सेंस करेगा हाइपोथर्मिया को, या कि टेम्परेचर कम है, और फिर वो मैसेज करेगा हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन के पास, और ब्रेन फिर इफेक्टर्स को मैसेज करेगा कि तुम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करो। और टेम्परेचर इंक्रीज़ कैसे होगा? हाँ, हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगी और बिहेवियरल चेंजेस हो जाएंगी। हमारे स्केलेटल मसल जो हैं वो शिवर करना शुरू कर देंगे और हमारी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से हीट लॉस कम से कम होगा। हमारा मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। हमारी बिहेवियरल चेंजेस में क्या आ जाएंगे कि हम क्लॉथेस पहन लेंगे और गर्म गर्म फ्लूइड लेंगे ताकि हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो। फिर इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर हाइपोथैलेमस मैसेज देगा कि अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है, तो जो हमारे चेंजेस हैं वो स्टॉप हो जाएं। अब हम इसकी डायग्राम को देखते हैं। पहले है नॉन फिजियोलॉजिकल एग्जांपल, उसमें सेंसर होता है, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर होता है। अगर रूम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो थर्मोस्टेट उसे सेंस करेगा, कंट्रोल सेंटर को मैसेज करेगा कि तुम टर्न ऑफ हो जाओ, तो वो ऑफ हो जाएगा और हीट रिलीज होना शुरू हो जाएगी। हीट जब लॉस होना शुरू हो जाएगी तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। फिर अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो थर्मोस्टेट दोबारा सेंस करेगा और कंट्रोल सेंटर यानी कि बॉयलर कंट्रोल यूनिट को मैसेज करेगा कि तुम टर्न ऑन हो जाओ, और वो टर्न ऑन हो जाएगा और इस तरह फिर दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल में क्या है कि हमारे सेंसर होते हैं स्किन में, कंट्रोल सेंटर होता है ब्रेन हाइपोथैलेमस के पास, और इफेक्टर्स होते हैं स्केलेटल मसल्स के पास। ये हैं ब्लड वेसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, और बिहेवियरल चेंजेस होती हैं। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे स्किन उसे सेंस करेगा और कंट्रोल सेंटर को मैसेज करेगा कि तुम इनहिबिट कर दो, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करना बंद कर दो, तो वो बंद हो जाएगा। अभी हीट लॉस होना शुरू हो गई, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो हमारा जो सेंसर है वो दोबारा सेंस करेंगे और कंट्रोल सेंटर को मैसेज करेंगे कि तुम अब स्टिमुलेट हो जाओ, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दो, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अब हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर चेंज इंक्रीज हो रहा है तो हमारा कंट्रोल सिस्टम उसे डिक्रीज करने के बजाय मजीद इंक्रीज कर देगा, यानी एम्पलीफाई कर देगा। इसकी एग्जांपल क्या है? ब्लड क्लॉटिंग और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे जो यूट्राइन सर्वैक्स के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं। जब स्ट्रेच होंगे तो वो मैसेज करेंगे हार्मोन को, हमारे कंट्रोल सेंटर को, कि तुम ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा और मजीद कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है कि अगर कहीं से ब्लड वैसा रैप्चर हो रही है तो मजीद कंट्रोल सिस्टम से रैप्चर करने के बल्कि क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पर भेजता है और वहाँ पर क्लॉट बन जाता है। इस तरह ये भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। अब हम इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहाँ कहाँ होता है? एंडोथेलियल सेल जो कैपिलरीज और लिम्फ वेसल में होते हैं, ब्लड सेल्स में और टिश्यू सेल्स में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहाँ कहाँ पर होता है? टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं उनके दरमियान जो फ्लूइड होता है उनमें, ब्लड के जो सेल होते हैं उनके दरमियान जो फ्लूइड होता है प्लाज्मा उनमें, और लिम्फ में। बॉडी की कंपोजिशन की बात करें तो हमारी बॉडी में 60% वाटर होता है, 16% प्रोटीन होते हैं, 16% फैट्स होते हैं, 1% कार्बोहाइड्रेट और 6% मिनरल्स होते हैं।
60% वाटर में से 70% इंट्रासेलुलर वाटर होता है और 30% एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर होता है। 70% इंट्रासेलुलर वाटर में से मसल टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है, 75% होता है, और एडिपोज टिश्यूज़ में 10% वाटर होता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यूज़ में फैट होती है और फैट वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, इसलिए वाटर कम होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा में 7.5% होता है, जो कि कम है, और एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर में इंटरस्टिशियल फ्लूइड 22.5% होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा होता है? टिश्यूज़ के सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है। टिश्यू के सेल के दरमियान फ्लूइड ज़्यादा क्यों होता है? कि उनमें प्रोटीन्स लेवल कम होता है।